वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंसेस, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग डिस्टेंसेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए उन लोगों ने मेजर किया कि हम किसी भी न्यूक्लियस की डायामीटर, उसका रेडियस, किसी मॉलिक्यूल का डायामीटर, उसका रेडियस को कैसे मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पे आज एक ओलेक एसिड का एग्जांपल लूंगा जो कि एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, और मुझे मच बेटर लगता है किसी और मॉलिक्यूल से लेने के, क्योंकि इससे इजीली किसी भी स्टूडेंट को समझ में आता है कि हाउ टू मेजर द शॉर्ट डिस्टेंस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपन लोग स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग ओलेक एसिड का एग्जांपल। ठीक है, तो ओलेक एसिड क्या है? एक एसिड है जो कि केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, इसके मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमीटर मेजर करेंगे। तो इसका डायमीटर मेजर करने के लिए मैं कुछ स्टेप लिखने वाला हूँ, 1 to 1 स्टेप लिखूंगा जो कि आपको इजिली पता चलेगा कि हाउ टू मेजर अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो सपोज कि मेरे पास में एक मॉलिक्यूलर मोनो लेयर है। अब जैसे कि ये ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल सारे के सारे एक लेयर में बैठे हुए हैं, ओनली वन लेयर। आप समझना ध्यान से, ठीक है। तो ये मोनो लेयर हो गया। अब इस मोनो लेयर में हमने क्या किया, ओलिक एसिड का स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड ले लिया हम लोगों ने। इस ऑयलिक एसिड को 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑयलिक एसिड लेने के बाद में हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। स्टेप नंबर 2, क्या तैयार किया हमने? सॉल्यूशन। जब मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं तो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑयलिक एसिड को मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया? वाटर में ऐड कर दिया। तो हमारा एक सॉल्यूशन बन गया जिसका सॉल्यूट क्या है आपका? ओलिक एसिड, और सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर। देन आफ्टर स्टेप नंबर 3 मैंने क्या किया, अब मैं जो मेरे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन बन के आया, ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। इस ओवरऑल सॉल्यूशन का मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट लिया, ओवरऑल सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट लिया, और इसको मैंने डाइल्यूट किया। किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में, वो भी 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के साथ में। समझे बात? तो सबसे पहले मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में मैंने सॉल्यूशन तैयार किया। देन आफ्टर मैंने ओवरऑल सॉल्यूशन लेके उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाइल्यूट कर दिया। देन आफ्टर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप नंबर 4। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि जो तुम्हारे पास ओवरऑल जो सॉल्यूशन आया है उसमें तुम्हारा ओलिक एसिड का कितना पार्ट होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ मैं ओलिक एसिड का निकालने वाला हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड निकालूंगा मैं, तो मेरा क्या आएगा, मेरा 20 सेंटीमीटर क्यूब ये रहा, 20 सेंटीमीटर क्यूब ये रहा, और कितने पार्ट में है? 1 पार्ट में। तो 20 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होगा मेरा ओलिक एसिड। ये मेरा हो जाएगा ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब, कि मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब में मेरा कितना ओलिक एसिड है, ये आपका कंसंट्रेशन इससे पता चल जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब मेरा ये सॉल्यूशन पता चल जाता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं। एक ड्रॉप किसका? ओलिक एसिड के सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लिया, और इस ड्रॉप को हम लोग वाटर के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। वाटर के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे मान लो, स्प्रेड करना नहीं, वाटर के ऑन सरफेस है वाटर के पुट कर देते हैं ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड। ओके, ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड को हमने किसके ऊपर ड्रॉप कर दिया? वाटर के ऊपर। अब जो मैंने वाटर के ऊपर ये ओलिक एसिड को ड्रॉप किया है, वो जो ड्रॉप बनी है, समझना ध्यान से, जैसे कि ये मेरा वाटर है, अब मैंने इसके ऊपर ड्रॉप, ये मेरा वाटर ड्रॉप था, सॉरी ओलिक एसिड का सॉल्यूशन का वाटर ड्रॉप था। तो क्या मैं इसका डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए मैं इसका क्या कर सकता हूँ, फाइंड डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ। जब मैं इसका डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ तो ये एरिया कितना कवर कर रहा है मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ड्रॉप कर सकता हूँ ना मैं। तो एरिया ऑफ जो ड्रॉप आएगा मेरे पास उसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, स्टेप नंबर 5। अब इसका जब एरिया है कुछ ना कुछ तो इसका वॉल्यूम भी होगा। तो अगर मैंने 1 ड्रॉप डाला है तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि लेट वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज V सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने 1 ड्रॉप के लिए कर लिया। तो अब यहाँ पे कोई जरूरी है तो नहीं कि मैं 1 ड्रॉप डालूंगा। तो फॉर n ड्रॉप क्या हो जाएगा, फॉर n ड्रॉप के लिए मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको समझ में आए होंगे ये स्टेप। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब की ओलिक एसिड की मैंने अमाउंट लिया, उसको मैंने सॉल्यूशन बनाया विद द वाटर ऐड करके। देन आफ्टर आई डाइल्यूट किया मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। तो मेरा कंसंट्रेशन जो था ओलिक एसिड का वो कितना आ गया, 1/20 इंटू 20 पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेरा इतना अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड अवेलेबल है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उस ऑयलिक एसिड को ड्रॉप लेकर मैंने वाटर की सरफेस पे गिराया लाइकोमीडियम पाउडर के साथ। ठीक है, देन आफ्टर वी विल सी कि जहां पे हमने ड्रॉप किया है उसका समथिंग है द डायमीटर, उसका कुछ डायमीटर होगा, रेडियस होगा। तो उस डायमीटर और रेडियस के जरिए हम लोग उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया। तो मैंने यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ का डायमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, ड्रॉप तो बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। उसके जरिए हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड डायमीटर। तो मैं डायमीटर पता चल जाएगा जिससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे। देन आफ्टर एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो जब मेरे पास एरिया आ गया तो हम क्यों ना उसका कुछ वॉल्यूम मान लें। वॉल्यूम मैं क्यों मानूंगा ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ड्रॉप का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को हमने मान लिया V, हमें नहीं पता था। अब एन ड्रॉप के लिए अगर मैंने एन ड्रॉप उस वाटर की सरफेस पे डाली हुई है तो NV हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप। ओके, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया मल्टीप्लाई उसकी थिकनेस। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर हमें एरिया पता है तो उसकी हम थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वॉल्यूम। जैसे मुझे पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब मैं उसमें हाइट में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो लेंथ ब्रीथ और हाइट बन जाता है, मतलब वॉल्यूम बन गया किसका, क्यूबॉइड का। ठीक है, सिमिलरली हियर अगर मेरे पास कोई ड्रॉप है, ड्रॉप का मुझे एरिया पता है तो उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि वॉल्यूम जो है हमारा एन ड्रॉप के लिए कितना है, NV है। एरिया मैंने निकाल लिया था, मैं एरिया की जगह A रखूंगा। थिकनेस मैंने मान ली जो ड्रॉप की है वो कितना है, T। तो यहां से जो T आएगा, सॉरी ड्रॉप नहीं, ये मॉलिक्यूल का थिकनेस है, तो ये हो गया NV अपॉन में A। ओके, ये है आपका, ये आ गया आपका थिकनेस। लेकिन ये थिकनेस हम, लेकिन यहाँ पे तो 2 टर्म हो गए, हमें एरिया तो पता है लेकिन अब मुझे वॉल्यूम नहीं पता चला है। तो स्टेप नंबर 8 में देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 8 में मैं वॉल्यूम निकालूंगा किसका, ओलिक एसिड का। तो ओलिक एसिड का हमें कंसंट्रेशन जब अगर पता है तो क्यों ना मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई इस वॉल्यूम से कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ओलिक एसिड का अमाउंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओलिक एसिड का अमाउंट निकालूंगा जब मैं, तो मेरा कितना आएगा, NV डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्यूब और ये भी सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा, तो जो अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड आ गया, तो मैं इस ये जो NV था मैं किसको, इसको इसके अमाउंट से रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में मैं क्या करने वाला हूँ कि T इज इक्वल टू NV अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20 इंटू A, जिसका क्या है, एरिया। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, बताता हूँ कि ये थिकनेस कैसे रही। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, थिकनेस आ गया है। अब ये मैं थिकनेस बताता हूँ आपको कि क्या है ये थिकनेस, क्यों निकाला है मैंने। स्टार्टिंग में अगर मैंने याद हो तो मैंने आपको एक मोनोलेयर बताया था ओलिक एसिड का। मोनोलेयर क्यों लिया था मैंने, क्योंकि जो मैं ड्रॉप डाल रहा हूँ वो मैंने कंसीडर करके चला हूँ कि वो मोनोलेयर है। तो जब मुझे इसका एरिया पता है तो ये मेरी क्या है, ये मेरी T, तो ये है थिकनेस। और जब मैं एक मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उठाऊंगा तो यही तो डिस्टेंस होगा मेरा T।
थिकनेस। अब मैं इसको लार्ज करके देखता हूँ तो ये मेरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखाई देगा, जिसमें मेरी ये जो होगी वैल्यू वो मेरी क्या होगी, थिकनेस हो जाएगी। अब यही थिकनेस तो मेरा क्या हो गया, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, डायमीटर फाइंड कर लिया, और यही हमारा टारगेट था। तो ये मेरा क्या तरीका हो गया कि शॉर्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। अब इससे तुम रेडियस भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो मॉलिक्यूल का, या उसका मॉलिक्यूल का रेडियस निकालने के बाद में उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, तो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं मूव करता हूँ और मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं रेंजेस के बारे में बात करूंगा कि डिस्टेंसेस की रेंजेस क्या होती हैं। रेंज ऑफ डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो सकती है, 10 की पावर -15। सबसे लार्ज डिस्टेंस क्या हो सकती है, 10 की पावर 26। अब आपने सर कैसे बता दिया 10 की पावर -15 लार्ज है स्मॉल है, ये सब साइंटिस्ट कहते हैं क्या कि जो हमारा सबसे छोटा से छोटी कोई चीज हो सकती है तो वो क्या हो सकती है, अपना किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस, है ना, किसी भी न्यूक्लियस की क्या हो सकती है, रेडियस ही तो हो सकती है सबसे छोटा। और ये जो 10 की पावर 26 मीटर है ये क्या हो सकता है, ये हमारा होता है यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसी के बीच में कोई भी चीज हमारी क्या करती है, लाई करती है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, रेंज ऑफ द डिस्टेंस बोला है। ओके, तो इस रेंज ऑफ डिस्टेंस में मैं कुछ यूनिट्स की बात कर लेता हूँ। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में हम लोग ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह में बात करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, 1 फर्मी की। ठीक है, 1 फर्मी में हमारा होता है 10 की पावर -15 मीटर। एक तो ये हो गया। नंबर सेकंड है आपका 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो ये सब हमारे केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वगैरह या फिजिक्स में भी हर जगह यूज किए जाते हैं जहाँ इनका यूज होता है। तो जब भी हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी फर्मी और एंगस्ट्रॉम में होती हैं। तो अगर मैं लार्ज डिस्टेंस की बात करूँ तो लार्ज डिस्टेंस में आपका आ जाता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड फॉर कि हमारा जो इस लाइट है, लाइट ट्रेवल डिस्टेंस, लाइट ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 ईयर। 1 ईयर में, एक साल के अंदर में कोई अगर लाइट हमारा स्टार्ट होता है किसी पॉइंट से तो एक साल तक वो कितनी दूर पहुंचेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो आप इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हो। अब मैं यहाँ निकालने नहीं वाला हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। ये होता है आपका 1 लाइट ईयर की वैल्यू, तो आप इसको याद कर लें। उसके बाद में है आपका लाइट ईयर के बाद में आ जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये जो होता है वो आपका एवरेज डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और लास्ट है आपका नंबर 5 1 परसेक। अब ये क्या होता है, 1 परसेक हम उसे बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अब अर्थ का एक ऑर्बिट है जिसमें अर्थ क्या करती है, अपनी घूमती है ना सन के अराउंड। तो अर्थ जब अपने सन के अराउंड घूमती है तो इसमें इस ऑर्बिट का अगर मैं एवरेज रेडियस लूं, समझना ध्यान से, क्या लूं, एवरेज रेडियस लूं, और किसी एक पॉइंट पर मैं एंगल सब्सटेंड करूं 1 सेकेंड। ठीक है, कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट पर, 1 सेकेंड। तो उस टाइम पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 परसेक। समझ में आई बात। अर्थ का जो ऑर्बिट है उसकी एवरेज रेडियस के 2 पॉइंट होंगे, जैसे कि हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड में पढ़ा था। वहां से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पर देख रहा हूँ, और उस पॉइंट पे जो सबस्टेंड एंगल है वो हमारा कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड का। इसीलिए 1 सेकेंड का एंगल होना चाहिए। तो इसी वजह से जो डिस्टेंस बनेगी, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, 1 पर सेकेंड।
इसकी भी वैल्यू जो होती है वो डिफाइंड है, जो कि क्या है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ये सारी की सारी यूनिट में, जिसमें से ये जो 1, 2 और 3 ये किसके लिए, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और ये जो अपर वाली है वो आपकी किसी है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो आई होप रेंज ऑफ द डिस्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। तो अब मैं आगे लेने वाला हूँ हाउ टू मेजर द मास। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू मेजर द मास। तो मास मेजर करने के लिए, जैसे सपोज मास मेजर करने के लिए जैसे मैंने ऐसा यूनिट में बताया था कि मास जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो जब भी हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसमें लेते हैं, जूल सेकंड में लेते हैं, एंड वहां पर हम लोग देखते हैं, देखो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि एच जो होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है, जूल सेकंड। अब जब हम जूल को मतलब एनर्जी को हम लोग किलोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड और आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, यूनिट रहता है। ठीक है, आप देख भी सकते हो 1/2 mv स्क्वायर, मास के लिए किलोग्राम हो गया, ये मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसे करके ये आपकी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ से हमने देखा था तो ये प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल हो रहा था। अब ये चीज क्या कर दी गई फिक्स, इसकी जरिए हमने क्या बनाए, कुछ वेट्स बनाए। तो हमारा जो नॉर्मल ग्रोसरीज वगैरह में आप जाते हो तो वहां पे देखते होंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो मार्केट वगैरह में क्या करते हैं, हमारा एक कंपैरिजन वेट होता है और सिंपल से आपको मेजर करके बता दिया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटा से छोटा मतलब वेट हमें कैलकुलेट करना हो, सपोज कि मुझे वेट निकालना है किसी एक मॉलिक्यूल का, है ना, तो मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए मैं इससे सिंपल कैसे मेजर करूंगा, इतना छोटा हमें यूनिट तो नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने एक यूनिट को निकाला फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर स्मॉल वेट्स, फॉर स्मॉल वेट। तो फॉर स्मॉल वेट मेजर करने के लिए, सॉरी फॉर स्मॉल मास, तो फॉर स्मॉल मास के लिए हम लोगों ने मॉलिक्यूल के लिए क्या निकाला है। ओके, तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। तो 1 AMU ये होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU को साइंटिस्ट ने डिफाइन किया कि इट इज 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें जो वेट होता है इसका वो किसके इंक्लूडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ये इतना मास में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 AMU के बराबर आता है। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी होती है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो किसी भी आपको मॉलिक्यूल का वेट निकालना है या फिर एटम का वेट निकालना है तब, तो यूजिंग हम दिस क्वांटिटी वी कैन कैलकुलेट दी मास। ओके, अब ये तो सर ये स्मॉल मासेस के लिए हो गया। अब अगर सपोज कि मुझे बहुत लार्ज मास, मतलब कि मुझे पता करना है कि मून का वेट कितना है, तो मून का वेट हो गया या फिर किसी और प्लैनेट का वेट हो गया, तो हम ये सब पढ़ते हैं हम लोग किसमें, ग्रेविटेशनल चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ लार्ज बॉडी। ठीक है, तो मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखना, फॉर लार्ज मास, फॉर लार्ज बॉडी या लार्ज मास के लिए हम कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें, ग्रेविटेशनल चैप्टर में, जो कि कौन सा है अपना, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, वहां पे मैं आपको अच्छे से ये डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे रेंज की, रेंज ऑफ मास की मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो लेंथ हो सकती है वो सबसे छोटी किसकी हो सकती है, एक न्यूक्लियस की रेडियस की, और सबसे लार्ज क्या हो सकता है कि हमारा जो लेंथ हो सकता है, हमारा कितना एक्सपेंड यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है, तो उसकी तो मैंने बताया था रेंज। वैसे ही आपका यहाँ पे है। तो अगर मास की बात करेंगे तो सबसे छोटा मास किसका हो सकता है, एक प्रोटॉन का ही तो होगा मास। प्रोटॉन से छोटी कोई यूनिट अभी हम लोगों ने डिस्कवर नहीं करी है, तो सबसे छोटा वही हो गया। तो जो प्रोटॉन का जो मास है वो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है, कहना है 10 की पावर -30 टू 10 की पावर 55 किलोग्राम। ये जो है आपका वो रेंज है। तो ये जो मास है वो आपका किसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा किसका होगा, मास ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो इसी रेंज में हमारे जितने भी मासेस हैं वो क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दी मासेस। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लास्ट में बताने वाला हूँ, ये फील फैक्टर है, आप उसको देखना जरूर ऐसे। ठीक है, तो ओके,
तो यहाँ पे हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया मेजरमेंट ऑफ द मासेस के बारे में। अब हम लोग आने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो आप शायद आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर जो भी है आप थ्योरी लिख रहे होंगे। अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक नई चीज करी है कि मैं अब क्या करूंगा कि मैं पहले से ही लेक्चर तैयार रखूंगा, आपको एक हैंड रिटन PDF प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि एक टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा होगा। वैसे मेरा तो एडवाइस है कि आप इसको जरूर लिखें, क्योंकि उससे आपको रिमेंबर रहेगा कि कैसे कैसे मैं करा रहा हूँ आपको मेमोरी में। थर्ड है मेजरमेंट ऑफ टाइम, नंबर सेकंड था मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम में क्या है कि टाइम तो हम लोग सेकंड, जैसे कि मैंने ऐसा यूनिट आपको बताया था सेकंड, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए बेसिकली कि सेकंड आया कहाँ से। तो मैंने आपको काफी डिस्क्राइब करके बताया था पहले वाले लेक्चर में कि 1 सेकंड जो होता है वो हमारा 2999 करके ऐसा कुछ वैल्यू था, जो कि कहाँ से आता है, दीज आर द नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट हैपेंस व्हेन बिकॉज ऑफ द हाइपर फाइन फोटोन रिलीज फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड इन अ कैल्शियम एटम। तो वहां से हमारे सेकंड की वैल्यू आती है। तो वो जो सेकंड की वैल्यू है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी किसी भी कंट्री में हमारा जो भी लेबोरेटरी होता है, तो जैसे कि अपने इंडिया की मैं बात करता हूँ, तो इंडिया में हमारा क्या है, नेशनल लेबोरेटरी और नेशनल लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे हमारा जो कि दिल्ली में है, यहाँ पे हमारा क्या है, कैल्शियम क्लॉक है हमारी, क्या है, कैल्शियम क्लॉक। इसी को हम लोग एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक क्लॉक। तो हर कंट्री में ये क्लॉक है, क्योंकि ये कैसे साइंटिस्ट बनाते हैं इसको, ठीक है। और ये एटॉमिक क्लॉक इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये एटम से रिलेटेड है, ये बहुत ही प्रिसाइजली होती है। तो इसकी वैल्यू जो आती है 1 + 50%, ठीक है, 10 की पावर 15 होता है। 1 + 10 की पावर 15, मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर कहीं पे भी एक गलती होगी तो उसमें 10 की पावर 15% चांस है कि वहां पे गलती ना होने की। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्लॉक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। तो हमारी जो नॉर्मल क्लॉक होती है उसमें कितना भी अगर गलती होगा तो कितना भी मैं मान सकता हूँ, तो 10 की पावर -10 माइक्रो सेकंड से ज्यादा कोई भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कैल्शियम एटम से मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि कैसे करके 1 सेकंड की वैल्यू को दिया गया, और ये भी बता दिया मैंने कि नेशनल लेबोरेटरी में हमारी चीज जो है फिक्स वैल्यू है। अब यही नेशनल लेबोरेटरी डिफाइन करती है कि हमारा इंडिया का IST टाइम क्या होगा। तो किसी भी चीज को अगर हमें टाइम को मेजर करना है तो सबसे बेस्ट हमारा क्या है, एटॉमिक क्लॉक है। एटॉमिक क्लॉक या कैल्शियम क्लॉक बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम है। अब मैं रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज ऑफ टाइम क्या होता है। तो जो रेंज ऑफ टाइम है वो आपका लाई करता है 10 की पावर -24 टू 10 की पावर 17 सेकेंड। तो 10 की पावर -24 सर क्या होगा, ये होती है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम। फ्री इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली है, तो वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, ये लाइफ टाइम, ये मिनिमम होता है सबसे। और 10 की पावर 17 सर क्या होता है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपका रेंज होता है कि आपका यूनिवर्स कितनी देर तक, कितनी देर के लिए, या फिर कितना टाइम तक एक्सपेंड कर रहा है, तो वो ये टाइम हमारा एग्जिस्टेंस टाइम होता है। तो ये आपका रेंज ऑफ टाइम हो गया। अब मैं आपको एट लास्ट इन तीनों चीजों को मर्ज करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में मर्ज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ करके नेक्स्ट। ओके, तो अब मेरी बात आती है फ्री फील फैक्टर की, ठीक है, जिसके लिए मैं इतनी देर से रुका हुआ था। तो अब मैं बात करूंगा किसका, फील फैक्टर का, ठीक है। तो फील फैक्टर में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रेंज। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स दिए PDF वाले, तो उसमें तीनों टेबल दे रखी हैं, तो आप उसको ध्यान से देखना और उनकी रेंजेस को देखना। तो मैं यहाँ पे उन रेंजेस को लिखने वाला हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे रेंज ऑफ मास लिखूंगा, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो रेंज ऑफ मास क्या थी, 10 की पावर -30 टू 10 की पावर 55 किलोग्राम। और मैं यहाँ पे अगर रेंज ऑफ डिस्टेंस लिखूंगा तो मेरा कितना आया था, 10 की पावर -15 मीटर टू 10 की पावर 26 मीटर। और रेंज ऑफ टाइम क्या था मेरा, रेंज ऑफ टाइम था मेरा 10 की पावर -24 टू 10 की पावर 17 सेकेंड।
अब यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बात है, क्या है देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रेशियो निकालने वाला हूँ, किसका, मास का रेशियो। सबसे पहले मैं रखूंगा हाईएस्ट वैल्यू को, देन लोवेस्ट वैल्यू को, तो रेशियो ऑफ मास। ओके, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू मेरी कितनी है मास में, 10 की पावर 55, लोअर वैल्यू मेरी क्या है, 10 की पावर माइनस 30। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा, ये आएगा आपका 10 और माइनस माइनस प्लस 5, 5 और 3 8। ओके, अब मैं निकालने वाला हूँ रेशियो ऑफ डिस्टेंस, तो ये भी, इसमें भी हाईएस्ट अपॉन लोअर करूंगा, तो डिस्टेंस ये रहा, हाईएस्ट क्या है 10 की पावर 26, लोवेस्ट क्या है 10 की पावर माइनस 15। ये मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 10 की पावर 41। अब मैं निकालने वाला हूँ रेशियो ऑफ टाइम, तो टाइम में मेरा हाईएस्ट क्या है 10 की पावर 17 और ये मेरा क्या है 10 की पावर माइनस 24। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो 10 की पावर 41 आ रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि देखिए मतलब कितना प्रिसाइजली हम लोगों ने चीज़ों को देखा है कि जो हम जब भी हम डिस्टेंस को मिनिमम और हाईएस्ट एंड मिनिमम निकालते हैं तो उसका भी रेशियो 10 की पावर 41 है, और टाइम के लिए जब रेशियो निकालें तो वो भी 10 की पावर 41 आता है। ठीक है, अब इसका एक और मेन कॉन्सिडेंस जो मैं बताता हूं कि जब मैं 10 की पावर 41 का होल स्क्वायर करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है रेशियो ऑफ मासेस के। दिस इज द कोइंसिडेंस, और यही फिजिक्स है। तो समझ रहे हैं आप, मतलब कितना एक्यूरेटली किसी भी साइंटिस्ट ने मतलब चीजों को डिफाइन किया है कि यूनिवर्स का कितना लेंथ है, क्या टाइम है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कितना स्टेबिलिटी टाइम है। ठीक है, तो उस चीज को देखिए, अब यहाँ पे रेशियो जब मैंने निकाला डिस्टेंस का तो ये निकला, टाइम का ये निकला, दोनों ही सेम थे। अब इनकी मैंने पावर को जब एक स्क्वायर किया तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, मासेस की। तो ये डिफाइन करता है कि हाउ इज द रिलेटिव, तो ये कितना रिलेटिव है। तो ये सब था फील फैक्टर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि चीज़ों को थोड़ा अच्छे से प्रिसाइजली पढ़ें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना PDF दे ही दिया है आपको, तो जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं तो वो वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, चलेगा, कोई नहीं, मैं सही कर लूँगा उसे बाद में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए एक्टिव पाठशाला पे। लाइक शेयर कमेंट करिए और जिसको ज़रूरत है उसको फॉरवर्ड करिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू फ्रॉम एक्टिव पाठशाला।